हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। सो अगेन आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिंदी के पेपर का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। हम देखेंगे कितना हम स्कोर कर पा रहे हैं। जैसा कि हम पिछले 7-8 वीडियो आपको हिंदी का मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट का। आप चैनल पर चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं, हमने लगाया हुआ है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में फिर हम देखेंगे कितना क्वेश्चन हम सही कर पा रहे हैं, कितनी हमारी तैयारी हुई है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आएगी आपको तब जाके आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, परिजात उपन्यास के लिए किस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। आपको बताना है कि परिजात जो उपन्यास है किस रचनाकार को उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। अनामिका महादेवी वर्मा जी, या नासिरा शर्मा, या चित्रा मुदगल। आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, बताएंगे। तो जो परिजात रचना है वो किसकी है, उसकी रचनाकार है नासिरा शर्मा जी। ऑप्शन जो हमारा विकल्प तीसरा है वो बिल्कुल ही सही है। ये एक उपन्यास है, इसका प्रकाशन 2011 में हुआ था। ठीक, और इसको 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो सही विकल्प है हमारा तीसरा, नासिरा शर्मा। उसके बाद महादेवी वर्मा जी का जो हमें पता है रचना कौन कौन सी है, निहार है, रश्मि है, निर्जा है, संध्या गीत है, दीपशिखा है, श्रृंखला की कड़ियां, पद के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र। ये सारी जो हैं ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। उसके बाद अनामिका जी की रचनाएं हैं, गलत पत्ते की चिट्ठी। उसके बाद बीजाक्षर, अनुष्टुप, समय के शहर में, खुरदुरी हथेलियां, दूब धान। ये सारी क्या है, ये अनामिका जी की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा अनामिका जी की हो गई, और चित्रा मुदगल जी की कौन सी है, एक जमीन अपनी, आवा गिलिगडू ये उपन्यास है, भूख जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, अपनी वापसी। ये सारे क्या है, ये चित्रा मुदगल जी की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। आपको इसमें से बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। इस पर हमने बहुत बार चर्चा ऑलरेडी किया हुआ है, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। हमने हर एक टॉपिक पर बेहतरीन तरीके से उसको समझा हुआ है और किया हुआ है क्वेश्चन उस पर। तो हमने इसका एक ट्रिक भी आपको बताया था। क्या बताया था, KTM 2। KTM 2 क्या है, इसको एक बार फिर देख लेते हैं हम। KTM 2 मतलब कि कंठ्य, तालु यानी कि तालव्य, मूर्धन्य, M फॉर मूर्धन्य, D फॉर दंत्य, और O फॉर ओष्ठ हो जाएगा हमारा। तो क्या हुआ, KTM 2 से हमने इसको याद किया हुआ है ट्रिक के माध्यम से। जो क वर्ग के, जो हमारे क वर्ग के सब आते हैं वो हमें पता है। एक मिनट, फिर एक बार इसको लिख देते हैं। KTM 2, क ख ग घ अंग, ये क वर्ग के सब के में हमारे कंठ से होते हैं। उसके बाद तालव्य, च छ ज ज, च वर्ग के, फिर ट वर्ग के मूर्धन्य होते हैं। उसके बाद त वर्ग के दंत्य, और ओष्ठ जो होते हैं प वर्ग के होते हैं। तो इस प्रकार हम याद रखेंगे। अब हमसे पूछा है कि मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो यहाँ पे मूर्धन्य कहाँ है हमारा, M। M में कौन सा आ रहा है, ट वर्ग। इसमें कौन सा आएगा, ट ठ ड ड ढ़। तो ये क्या होगा, मूर्धन्य होगा। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है, तो यहाँ पे आपको ठ और ड मिल रहा है। ठीक, तो विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, याद रखेंगे इस चीज को। और हमने ये भी डिस्कस किया हुआ था कि जो पांचवा होता है हमारा वो अनुनासिक, उसको हम कहते हैं। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से अघोष वर्ण है, आपको बताना है कि कौन सा अघोष वर्ण है। सघोष, अघोष क्या होता है, महाप्राण, अल्प प्राण क्या होता है, ये भी हमने समझा हुआ है। तो बताएंगे कि इसमें से कौन सा अघोष वर्ण है। ई है, ज है, स है, या ह है, बताएंगे। तो हमें पता है जो हमारा पहला दूसरा होता है वो अघोष होता है, और तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है, सघोष होता है। कौन कौन सा, तीसरा चौथा और पांचवा सघोष होता है। तीसरा चौथा पांचवे के बाद जो हमारा स्वर होता है, सभी स्वर सघोष होते हैं। तो आप ऑल जो स्वर हैं हमारे सब सघोष होते हैं।
और य, र, ल, व, ह ये सभी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। य, र, ल, व और ह ये सभी तो हो गए हमारे सघोष। अब हमसे पूछा है अघोष वर्ण कौन से हैं? तो ई क्या है? स्वर है, तो ये होगा नहीं। ठीक, ऐसे आप निकालेंगे, जो विकल्प होते हैं उसको हटा देंगे। उसके बाद ज, स और ह है, तो अब आप बताएंगे इसमें से कौन सा होगा? हाँ, पहला दूसरा प्लस स, ख, स जो हमारे स होते हैं ये सभी क्या है? ये अघोष होते हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि कौन सा इसमें से अघोष है? ज होगा नहीं, ये होगा नहीं, ह होगा नहीं, तो एकमात्र हमारा विकल्प क्या बचता है? श। ठीक, जो पहला दूसरा और स, ख, श हमारे अघोष वर्ण होते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे और नोट कर लेंगे। महाप्राण, अल्पप्राण हमें पता है, दूसरा चौथा महाप्राण होता है, पहला तीसरा पांचवा क्या होता है? अल्पप्राण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समाज को साहित्य से और साहित्य समाज से गौरवान्वित होता होता है, नवजीवन प्राप्त रहता है। क्रम संख्या 1 और 2 के बाद वाक्य संरचना का सही क्रम क्या होगा? आपको बताना है कि जो पहला है और दूसरा है, इसके बाद वाक्य आप इसका सही संरचना क्या होगा? आप कैसे बनाएंगे? तो इसमें है समाज को साहित्य से। समाज को साहित्य से नवजीवन प्राप्त होता है। ठीक, तो क्या हो गया हमारा? पांचवा आ गया दूसरे के बाद और चौथा आ गया। तो आपको बताना है पहले दूसरे के बाद क्या होगा। तो पांचवा और चौथा कहाँ ऑप्शन में देखेंगे? तो हमारा पहला ही विकल्प में पांचवा चौथा दिया हुआ है, तो हमारा आंसर तो पहले ही आ गया। फिर भी एक बार चेक कर लेंगे। और साहित्य समाज से गौरवान्वित होता रहता है। ठीक, क्या हो गया यहाँ पे? तीसरा और छठवां। तो हमारा एकमात्र विकल्प क्या है? पांचवा, चौथा, तीसरा और छठवां ये पहले ही विकल्प में है, तो पहला विकल्प हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। वाक्य का प्रकार आपको बताना है। साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या उक्त सभी है? बताएंगे। तो इसमें है हमारा मिश्र वाक्य। अब हम एक बार इसको हम समझ लेते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य के उदाहरण के साथ। इसमें हमारा विकल्प दूसरा सही है। ठीक है, अब देखिए रचना के आधार पर जो होते हैं वाक्य के 3 भेद होते हैं। तीनों आपको स्पष्ट है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये रचना के आधार पर वाक्य के तीनों भेद हैं। अब सरल वाक्य कब होता है? जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य या विधेय होता है, जैसे राकेश ने भोजन किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा हमारा। संयुक्त वाक्य कब होगा? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य हो, जैसे मैं स्कूल आया और वह घर चला गया। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे संयुक्त है वाक्य, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य अभी हमने ऊपर समझा था क्वेश्चन में, जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। ठीक, तो इसमें क्या है? एक प्रधान वाक्य है और जो अन्य है वो आश्रित उपवाक्य है। यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाता है। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य बताएंगे कौन सा है? भगत सिंह का राष्ट्र आभारी है, या आकाश जानता है कि शायद उसका मित्र सो रहा है, उसका सौंदर्य कभी कम न होगा, और चौथा विकल्प है हमारा गाय का ताकतवर दूध होता है। तो ये सभी, इन सभी वाक्य में अशुद्धि है। भगत सिंह का राष्ट्र आभारी है, आकाश जानता है कि शायद उसका मित्र सो रहा है। एकमात्र जो शुद्ध वाक्य हमें दिख रहा है वो विकल्प तीसरा दिख रहा है, उसका सौंदर्य कभी कम न होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। पानी पीकर राधा की माँ बोली, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। महाराज, कॉमा, इसमें तो दवाई की गंध आ रही है। दूसरा विकल्प है, आपको चेक करना है कि कौन सा इसमें सही है, तो बताएंगे। अब देखते हैं जो हमारा पहला विकल्प है, इसमें मुझे कोई त्रुटि नहीं दिख रही है। जैसे पानी पीकर राधा की माँ बोली,
आपको यहाँ पे निर्देशक चिन्ह दिख रहा है, उसके बाद अवतरण चिन्ह यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, इस पर ध्यान दीजिएगा आप। ठीक, यहाँ पे आपको अवतरण चिन्ह दिखा, उसके बाद पूर्ण विराम का भी है। तो एकमात्र सही विकल्प हमारा क्या होता है? पहला। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे विकल्प में सिर्फ क्या है? निर्देशक चिन्ह है, लेकिन अवतरण चिन्ह नहीं है। यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। ओके, उसके बाद तीसरे विकल्प में क्या त्रुटि है? यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्ण विराम के जगह पे क्या है? अर्ध विराम का चिन्ह है। ठीक, अगले में हमारा अगला ऑप्शन जो है, इसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं त्रुटि है। तो इस प्रकार हम त्रुटि ढूंढेंगे। पहला ऑप्शन हमारा सही होता है। ओके, चिन्ह एक बार से आप ध्यान में रखेंगे। अभी मैंने बताया ये हमारा निर्देशक चिन्ह है, उसके बाद अवतरण चिन्ह ये हमारा हो जाता है। थोड़ा सही से बना लेंगे, 1 मिनट। ये अवतरण चिन्ह हो गया, इसको थोड़ा आप अच्छे से बना लेंगे। उसके बाद पूर्ण विराम हमें पता है खड़ी पाई होती है। फिर अर्धविराम चिन्ह आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे अर्धविराम का चिन्ह है। उसके बाद अल्प विराम का चिन्ह हमें पता है, ये हमारा अल्प विराम का चिन्ह हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है विस्मयादि बोधक का चिन्ह आपको पता है, क्वेश्चन मार्क भी पता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये चिन्ह आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। लाघव चिन्ह आपको पता है, शून्य बना देंगे आप, वहाँ पे क्या होगा? लाघव चिन्ह होगा, शून्य कुछ इस प्रकार बना देंगे। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, यही शून्य क्या होता है? लाघव चिन्ह कहलाता है। ठीक, जैसे हम क्या करते हैं, डॉक्टर लिखते हैं ना, डॉक्टर के आगे क्या करते हैं? इसको डॉक्टर लिखते हैं, उसके आगे हम ये ऐसे शून्य लगा देते हैं, वो लाघव चिन्ह होता है। प्रोफेसर लिखते हैं ना, प्रोफेसर, प्रोफेसर क्या क्या करते हैं? पूरा तो लिखते नहीं है, शून्य लगा देते हैं, तो ये क्या होता है? यही लाघव चिन्ह होता है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। ओके, क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है, आपको बताना है खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बेफिक्र होना, खूब याद रखना, लापता होना या वीरगति पाना। तो आपने सुना होगा कि खेत रहना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है वीरगति पाना। तो चौथा ऑप्शन जो हमारा विकल्प है यही सही होता है। ठीक, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अब उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, इस पर हमने हजारों बार चर्चा किया हुआ है, तो आई होप आपको याद होगा और बताएंगे आप। तो एक बार से देखते हैं। पहला ऑप्शन है उन्नत या तन्मय या प्रत्युत्तर या अनार, किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है ये आपको बताना है। तो जो चौथा हमारा विकल्प है, अनार में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सब में इनमें हुआ है। ओके, 10वें नंबर का प्रश्न हमसे पूछा है, विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, आपको बताना है कि विश्वसनीय शब्द में क्या प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। य हुआ है, ये हुआ है या ये हुआ है, नीय हुआ है। विश्वसनीय प्रत्यय उपसर्ग पर हमने बहुत बार चर्चा किया हुआ है, तो ये आप ऐसे ही कर सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन है, महेश्वर का संधि विच्छेद होगा, आपको महेश्वर का संधि विच्छेद बताना है। मह जमा ईश्वर होगा, महा जमा ईश्वर होगा, मोह जमा ईश्वर होगा या मह जमा ईश्वर होगा, क्या होगा बताएंगे? तो जो यहाँ पे है महेश्वर का आ जमा ई, तो क्या होगा? आ जमा ई से क्या बनेगा हमारा? ए बनेगा। आ जमा ई से ए बनेगा। तो आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे विकल्प दूसरा में हमारा दिख रहा है, आ और ई के मेल से क्या हुआ है? महेश्वर बनेगा। ठीक, तो सही विकल्प है हमारा दूसरा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सच्छास्त्र का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है कौन सा इसका उचित विच्छेद होगा। सच जमा शास्त्र, सच जमा शास्त्र या सच जमा शास्त्र या सत्य जमा शास्त्र। तो इसका जो सही उचित विच्छेद होगा, संधि विच्छेद, वो क्या होगा? सत्य जमा शास्त्र। ठीक है, विकल्प चौथा हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 13वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सामासिक वाक्य युग्म शब्द है, कौन सा है? कवि श्रेष्ठ है, कवियों में श्रेष्ठ, या कला प्रवीण कला से युक्त है, या रणशूर रण का सूर है, या नरोत्तम नर का अच्छा है।
कौन सा विकल्प आपको सही है बताना है। बताएंगे तो नरोत्तम का क्या होगा, नरों में उत्तम होगा, न कि नर का अच्छा। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया, होगा नहीं। उसके बाद क्या है, रण सुर, रण का सुर नहीं, रण में सुर होगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा, ये भी विकल्प गलत है। कला प्रवीण, कला का प्रवीण नहीं, कला से युक्त नहीं, कला में प्रवीण होता है इसका। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो एकमात्र सही विकल्प क्या बचता है हमारा, पहला, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। यहाँ पे कौन सा समास है, यहाँ पे तत्पुरुष समास है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। कारक कितने प्रकार के, कारक कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कौन कौन से कर्ता ने कर्म को, ये सभी हमने डिस्कस किया हुआ है। एक बार से फिर रिवीजन करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा असंप्रदान को के लिए हेतु अपादान से अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ए ओ हाय, ये सारे क्या है, ये कारक और उनकी विभक्तियां। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे, पूछता है अक्सर, ठीक। और जब कारक वहां पे जहाँ पे हमारा कारक मिलता है वहां कौन सा समास होता है, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे, तत्पुरुष समास होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुरु का अनेकार्थक नहीं है, कौन सा गुरु का अनेकार्थक नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेंगे, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी टाइपिंग में। पहला है शिक्षक, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा है बड़ा और चौथा है बाढ़। तो इसका जो सही विकल्प है हमारा, जो बाढ़ है वो गुरु का अनेकार्थक नहीं है। बाकी तीनों क्या है, गुरु के अनेकार्थी शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस क्रम में करण कारक नहीं है, बताएंगे किस क्रम में करण कारक नहीं है। अभी हमने कारक समझा, उसकी विभक्तियां, तो आई होप आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। लड़का छत से गिरा, छत से गिर पड़ा, ठीक, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। लड़का क्या हुआ, छत से गिर पड़ा। दूसरा है पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं। बाजार में पैसे से सामान खरीदा जाता है। और चौथा है प्राचार्य ने यह आदेश चपरासी द्वारा भिजवाया है। बताएंगे इसमें से कौन सा है जो जिसमें करण कारक नहीं है। तो हमने समझा हुआ है अभी, ठीक, मैंने 1 मिनट पहले ही आपको बताया, अपादान। अपादान में क्या होता है, से प्रयोग होता है, लेकिन अलग होने के अर्थ में होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, लड़का छत से गिर पड़ा, मतलब कि लड़का गिर पड़ा है तो वो उससे अलग ही तो हो रहा है। तो यहाँ पे करण कारक नहीं है, बाकी सब में करण कारक प्रयुक्त हुआ है, उसका प्रयोग हुआ है। लेकिन एकमात्र हमारा जो विकल्प है पहला, वो सही है, ठीक। क्योंकि लड़का क्या हो रहा है, छत से गिर पड़ा है, उससे अलग हो रहा है, यहाँ पे अपादान कारक है। ओके, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है गद्यांश हमारा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। आपको बताना है इसमें से सबसे उपयुक्त विकल्प, पहले तो पढ़ना है गद्यांश, उसके बाद आपको उत्तर देना है। तो एक बार से पढ़ेंगे गद्यांश, ठीक। क्या है, 3 वस्तुएं मनुष्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, साफ हवा, साफ पानी और संतुलित भोजन। पानी और भोजन से भी ज्यादा जरूरी हवा है, क्योंकि पानी के बिना मनुष्य 2-4 दिन जीवित रह सकता है और भोजन के बिना तो 90 दिन तक जीवित रहने के प्रमाण मिले हैं, परंतु हवा के बिना तो 5 मिनट भी नहीं चल सकता। हवा का साफ होना जरूरी है। गंदी हवा में सांस लेने में दम घुटता है। खुले स्थानों में जहाँ गंदगी न हो, हवा साफ निर्मल रहती है। जैसे उत्तम निर्मल जल पीने से चित्त प्रसन्न होता है, ताकत बढ़ती है, उसी तरह निर्मल हवा भी शक्ति बढ़ाती है और मन को प्रसन्न करती है। इसीलिए फेफड़ों की बीमारी में खास तौर से साफ हवा पहुंचनी चाहिए। सांस से बाहर आने वाली हवा खराब होती है, क्योंकि उसमें खून की गंदगी मिली हुई होती है। इस हवा में चिराग तक नहीं जल सकता। अब आपने गद्यांश पढ़ लिया, अब आपको क्वेश्चन का उत्तर देना है। लेकिन यहाँ पे तो हमने पहले गद्यांश पढ़ लिया। आपको एक काम करना है कि आप गद्यांश पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले एक सरसरी निगाहों से आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्या क्वेश्चन में पूछा है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति प्रदत्त नहीं है, ठीक, कौन सा प्रकृति प्रदत्त नहीं है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है, समूह से भिन्न शब्द आपको बताना है। तीसरा क्या है, निर्मल में कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है, लगाया जा सकता है। तो ये तो क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं बिना गद्यांश पढ़े। इसको हटाते हैं। फिर हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, स्वच्छ वायु के अभाव में किसकी बीमारी हो जाती है।
और जो आखिरी क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, सांस से बाहर आने वाली हवा खराब होती है, इस हवा में चिराग तक नहीं जल सकता। रेखांकित शब्द किसकी ओर संकेत करता है? ठीक, तो आपने एक बार सरसरी निगाहों से क्वेश्चन पढ़ लिया सारा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्या पूछा था हमसे पहले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति प्रदत्त नहीं है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि प्रकृति प्रदत्त कौन कौन सा है, भोजन है, पानी है, वायु है, लेकिन घर जो है वो प्रकृति प्रदत्त नहीं है। तो विकल्प हमारा चौथा सही हो गया। ठीक, क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे फिर आके हम गद्यांश में ढूंढ लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, समूह से भिन्न शब्द है, आपको बताना है समूह से भिन्न शब्द कौन सा है। तो अभी हमने गद्यांश पढ़ा हुआ है तो हमें पता है क्या है, निर्मल है, साफ है, संतुलित, ये सभी तो हमें पता है, लेकिन सास क्या है, ये समूह से भिन्न शब्द है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है निर्मल में कौन सा प्रत्यय लगाया जा सकता है। तो हमें पता है निर्मल में ता लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, निर्मलता बन जाएगा। ठीक, तो इस चीज को तो आप बिना गद्यांश पढ़े भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु के अभाव में किसकी बीमारी हो जाती है। तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि स्वच्छ वायु के अभाव में, यहीं पे था, स्वच्छ वायु के अभाव में फेफड़ों की बीमारी खास तौर पर साफ यहाँ पहुंचने से होती है। तो दूसरे ही विकल्प में क्या है, फेफड़ों की। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है और आखिरी ये क्वेश्चन है हमारा कि सांस लेने से बाहर आने वाली हवा खराब होती है, इस हवा में चिराग तक नहीं जल सकता। रेखांकित शब्द किसकी ओर संकेत करता है। तो ये अशुद्ध वायु की ओर ही तो संकेत कर रहा है, अभी तो हमने गद्यांश में पढ़ा था। ठीक, तो इस प्रकार हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, क्लियर है। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल से जुड़ना नहीं भूलेंगे प्लीज़। एक बार जाते समय अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी जरूर करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।